हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ क्लासेस। मेरा नाम है वैभव। आज इस वीडियो में हम CBSE स्पेसिमेन पेपर 2024 का सेक्शन बी कवर करने वाले हैं। तो सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 21 और 21 में दो सब पार्ट्स हैं। यहाँ पे ऑप्शनल में है, या तो आपको ऊपर वाला करना है या नीचे वाला। तो पहले देखते हैं ऊपर वाला क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस ऑफ 33 पाई बाय 5। तो यहाँ पे पहले तो हमें कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी साइन और साइन इनवर्स इग्नोर होगा। पर उससे पहले क्योंकि हमारा एंगल काफी बड़ा है, रेंज में नहीं आ रहा है, इसलिए हम उसको भी कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो आप यहाँ पे देखिए 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 5 आएगा। अब ये हमारा रेंज में लाई कर रहा है। तो अब हम कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है हमें, तो क्या करेंगे, पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है। तो इस केस में पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 5 यानी कि माइनस पाई बाय 10 हो जाएगा और साइन इनवर्स इग्नोर हो गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 21 का जो दूसरा वाला पार्ट है। फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो सबसे पहली बात, साइन इनवर्स के लिए डोमेन क्या होती है, -1 से 1 तक के लिए। लेकिन यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है उसी को रखेंगे बीच में, एक्स स्क्वायर माइनस 4। बट ओरिजिनली हमें बताना क्या होता है, एक्स की क्या होगी यहाँ पे डोमेन। तो हम इसको धीरे धीरे एक्स की तरफ बढ़ाएंगे। पहले ये जो -4 है दोनों साइड भेजेंगे तो +4 हो जाएगा, और उसके बाद एक्स स्क्वायर का रूट करेंगे तो एक्स आएगा या मॉड एक्स आएगा। तो अब हमें यहाँ x की डोमेन मिल गई है -√5, -√3 यूनियन √3 से √5 तक। और ये क्योंकि सारा यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है तो सब कुछ ओपन इंटरवल में नहीं, क्लोज इंटरवल में रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट। फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, -1 से 1 तक। पर जो भी फंक्शन रहता है वो उसके लिए हो जाती है। बट हमें ओरिजिनली यहाँ पे बताना क्या होता है, x के लिए क्या होगी डोमेन। तो हम यहाँ पे पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 की डोमेन लिखेंगे -1 से 1 तक, और फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और x की डोमेन निकाल लेंगे। तो मॉड ऑफ x लाई कर रहा है हमारा √3 से √5 तक। मॉड का मतलब जब नेगेटिव होगा तो हमारी वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी, -√5 से -√3 यूनियन √3 से √5। और ये सभी हमारे क्लोज इंटरवल में रहेंगे क्योंकि इक्वलिटी का साइन है। तो ये हमारी फाइनली डोमेन आ गई। क्वेश्चन 22 भी काफी सिंपल है। यहाँ पे इंटरवल आपको बताना है जिसमें हमारा फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू x e की पावर x इज इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, f(x) शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इक्वलिटी का साइन हट जाएगा। तो इस केस में हमारे पास इंटरवल आ जाएगा -1 जो कि क्लोज इंटरवल में है से लेके इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी कभी भी बाउंडेड नहीं रहती, अनबाउंडेड रहेगी, ओपन इंटरवल में रहेगी। क्वेश्चन 23 है, इफ f(x) इज इक्वल टू 1/4x² प्लस 2x प्लस 1 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x). f(x) की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे नीचे वाले फंक्शन को gx मान लेंगे। अब अगर gx हमारा मिनिमम होगा तभी f(x) मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 1/gx, यानी कि इन दोनों का इन्वर्सली रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है f(x) और gx। तो gx को हमें मिनिमम दिखाना है। उसके लिए सबसे पहले तो अपने फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, और उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट या मैक्सिमम मिनिमम का पॉइंट निकालते हैं हम। तो g(x) इक्वल टू 0 पे हमें x की वैल्यू -1/4 मिल रही। अब इस x की वैल्यू को हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे अपने g फंक्शन को और वहां पे पुट करेंगे। तो इस केस में केवल कॉन्स्टेंट टर्म ही आ रहा है 8। अब इसमें हम अगर पुट करते भी हैं, वैसे तो पुट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी ग्रेटर देन 0 जब x की वैल्यू -1/4 होगी। तो इस केस में हमारा, क्योंकि ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 है g'(x), इसलिए ये मिनिमम वैल्यू होगी यहाँ पे। और क्योंकि ये मिनिमम है तो f(x) हमारा मैक्सिमम होगा कब, जब x की वैल्यू -1/4 है। तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास दो पार्ट्स हैं। सेकेंड वाला हमारा ऑप्शनल है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक if the profit function is given by px is equal to 72 plus 42x minus x square where x is the number of unit and p is the profit in rupees। तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है। तो यहाँ भी आप वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करके अपने क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू पुट करेंगे, सेम वैसे ही ये भी। और फिर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है। तो जो x की वैल्यू आपकी आई है, जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, उस x की वैल्यू को अपने फंक्शन में पुट कर दीजिए। px में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 21 हो जाएगा, तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 log of 2 - x अपॉन 2 + x dx।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपने किए हो तो ये ऑड इवन फंक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू पूरा सॉल्व करके नहीं निकालनी है, आप इसको fx मान लीजिए और फिर f ऑफ माइनस x देखिए क्या होता है। तो इस केस में जहां जहां पे x है वहां माइनस x पुट करेंगे तो ऊपर प्लस x हो गया, नीचे माइनस x हो गया। अब ये ठीक वही है जो ऊपर हमें दिया है, बस उसका थोड़ा सा रेसिप्रोकल है, यानी इसको हम माइनस ऑफ लॉग 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। ऊपर ही जैसा आ गया बिल्कुल सेम, तो ये माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर है। क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स है, इसलिए ये फंक्शन हमारा ऑड है और इसके इंटीग्रल की वैल्यू 0 ही आएगी। तो यहाँ पे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर हमारा डायरेक्ट 0 हो जाएगा। क्वेश्चन 25 देखते हैं। चेक वेदर द फंक्शन from real number to real number defined by fx is equal to x cube plus x has any critical points or not? If yes, then find those points. तो fx को सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे, f डैश x आएगा और f डैश x इस केस में हमारा 3x स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है। अब सोच के देखिए, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाती है फॉर इंस्टेंस, तो f डैश x क्या आएगा, फिर भी 1 ही आएगा, यानी f डैश x 0 नहीं हो रहा है किसी भी केस में। अगर यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे तब तो ये एक्स स्क्वायर इसको पॉजिटिव कर देगा, तो और बड़ी वैल्यू आएगी। लेकिन अगर 0 लेते हैं तो अब भी वो f डैश x हमारा 1 ही दे रहा है, इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, क्योंकि f डैश x ग्रेटर देन 0 है। तो चलिए अब देखते हैं सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर को y मान लेते हैं फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। इसको आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है, ये केवल आप लेट करेंगे। तो जहां जहां पे एक्स स्क्वायर है वहां y पुट करके तब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास a और b की वैल्यूज आ जाएंगी, फिर ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। क्वेश्चन 27 देखते हैं क्या है। प्रोबेबिलिटी से पूछा गया है, द रैंडम वेरिएबल x हैज probability distribution px of the following form where k is some real number। तो k 2k 3k ये कब है ये भी आपको दिया है, यानी आप टेबल जब बनाएंगे x और px की तो 0 1 2 और उसके बाद अदरवाइज है तो टेबल में इतने ही रखते हैं। 0 पे हमें k मिल रहा है, 1 पे 2k, 2 पे 3k मिल रहा है और इसके अलावा हमें 0 मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे x इंटू px करेंगे तो यहाँ पे अगर हम समेशन ऑफ ऑल px करेंगे तो हमें हमेशा 1 मिलता है, आपको पता ही होगा। तो इस केस में k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। उसके बाद आपको अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीजें पूछी है, जैसे कि px लेस देन 2 में 0 और 1 वाला केस आएगा, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 वाला केस लिखेंगे और k की वैल्यू पुट कर देंगे। ग्रेटर देन 2 में, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि अदरवाइज अगर 2 से बड़ा है तो 0 ही आएगा, तो हम केवल यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो क्वेश्चन 28 में पहला और दूसरा दोनों ही इंटीग्रेशन से पूछा गया है। तो पहला पार्ट हमारा इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। तो इसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब dx। अब x की पावर 1/2 dx हमें लाना है ऊपर, तो हम क्या कर सकते हैं, x की पावर 3/2 को अगर हम t मान लें तो 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1 यानी कि 1/2 इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से आपको x की पावर 1/2 dx के लिए कुछ वैल्यू मिल जाएगी, dt अपॉन 3/2 यानी कि 2/3। तो यहाँ पे आप इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन लगा के सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2/3 साइन इनवर्स x टू द पावर 3/2 प्लस c। क्वेश्चन 28 का जो दूसरा पार्ट है ऑप्शनल में, 0 से π/4 तक log ऑफ 1 प्लस 10x को हमें इंटीग्रेट करना है। तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी पता होगी, अगर a से b तक fx dx है तो उसको हम a से b f ऑफ a प्लस b माइनस x भी लिख सकते हैं। तो यही चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो 0 प्लस π/4 यानी π/4, तो log ऑफ 1 प्लस 10 π/4 माइनस x, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो tan π/4 माइनस x का हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि tan π/4 1 होता है। तो पूरा सॉल्व होने पे हमारे पास आ जाएगा 0 से π/4 log ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस 10x। अब log 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस 10x इसको अलग अलग कर सकते हैं
और यही सेम चीज देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है जिसको हमने आई माना था, तो इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो 2i हो जाएगा। तो 2i की वैल्यू ये आ रही है हमारे पास। log 2 कांस्टेंट है इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log 2 इंटू x, क्योंकि यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में है तो log 2 अगर साइड में आपने कर दिया 0 से π/4 dx तो इसके लिए x हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लिमिट्स लगाएंगे x के ऊपर 0 से π/4, तो हमारे पास फाइनली i की वैल्यू आ जाएगी π/8 log 2। ऑलराइट, क्वेश्चन 29 देखते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू ई टू द पावर x अपॉन वाई डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू ई की पावर x बाय वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, dx और dy को एक तरफ कर लेंगे, तो dx अपॉन dy हमारे पास ये आ गया। तो हमारे पास ये फॉर्म आप देखिए तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का बन रहा है कुछ इस तरह से, फंक्शन ऑफ x अपॉन y वाला फॉर्म है, क्योंकि dx बाय dy इस साइड भी है, यहाँ पे भी देखिए आप, तो x बाय y है, इधर भी x बाय y, और अगर इस y को इससे डिवाइड भी करेंगे तब भी हमारे पास x अपॉन y आएगा और दूसरी साइड y आ जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू v इंटू वाई मानेंगे। अगर ये dy बाय dx वाला फॉर्मेट होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे फिर हम y इज इक्वल टू vx मानेंगे, पर इस केस में ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे x इज इक्वल टू v इंटू वाई मानेंगे और फिर हम dx अपॉन dy यहाँ से निकाल के पुट कर देंगे, v वाले टर्म्स एक तरफ y वाले टर्म्स एक तरफ और दोनों को इंटीग्रेट कर देना है। और उसके बाद आप फाइनली v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट जो आपने की थी वो वापस रख देंगे, तो e की पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई प्लस सी आ गया। क्वेश्चन 29 में भी हमारे पास दो पार्ट्स हैं ऑप्शनल में, दूसरी भी यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है cos स्क्वायर x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू tan x। तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन से रिलेटेड हमें दिख रही है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे dy बाई dx के बगल में कुछ भी एक्स्ट्रा हो तो उसको हटा देना है, यानी cos स्क्वायर x को हम दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल dy बाई dx प्लस y अपॉन cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan x अपॉन cos स्क्वायर x। तो y का जो कोफिशिएंट होता है इस केस में sec स्क्वायर x है, वही हमारा p हो जाएगा, और दूसरे साइड राइट हैंड साइड में जितना भी टर्म है वो q हो जाएगा। तो अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो e की पावर tan x हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अभी यहाँ तक बात बनी नहीं, अब हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला फॉर्म। तो फाइनली हम इसको अब इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू tan x माइनस 1 प्लस c जो कि एक कांस्टेंट है, c इंटू ई टू द पावर माइनस tan x। क्वेश्चन 38 हमारा एलपीपी बेस्ड क्वेश्चन है, मिनिमाइज करना है हमारे फंक्शन z इज इक्वल टू x प्लस 2y को, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स गिवन है। तो आप यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करिए, कॉर्नर पॉइंट्स निकालिए, और जहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू आ रही है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस केस में दो जगह मिनिमम वैल्यू आ रही है 100 के बराबर, एक 0,50 पे, एक 20,40 पे। तो हमारी मिनिमम वैल्यू क्योंकि इन्होंने पूछा है तो 100 होगी। अगर पॉइंट्स भी पूछते हैं तो हम दोनों पॉइंट्स a एंड b के कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। इसमें भी हमारे पास दो पार्ट्स हैं, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मैक्सिमाइज करना है इस बार, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट गिवन है। तो या तो आप मिनिमाइज वाला अटेम्प्ट करिए या फिर मैक्सिमाइज वाला, एक ही करना है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे मैक्सिमाइज वाला भी कर दिया है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स गिवन है, हमारा फंक्शन गिवन है z इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y। तो लाइंस हम ड्रॉ करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी फीजिबल रीजन नहीं मिल रहा है, बाउंडेड रीजन मिल नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पे हम मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो क्वेश्चन 31 देखते हैं, इफ a प्लस बी x इंटू ई टू द पावर y बाई x के बराबर है, तो हमें कुछ प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो अगर हम दोनों साइड लॉग लेंगे, या उससे पहले क्या करते हैं, e की पावर y बाई x को x अपॉन a प्लस बी एक्स बना दिया। अब अगर दोनों साइड लॉग लिया तो लॉग ऑफ e टू द पावर y बाई एक्स है, तो पावर आगे आ जाएगी, लॉग e की वैल्यू 1 होती है, तो सिंपली इसको y अपॉन x लिख सकते हैं, और दूसरे साइड हो जाएगा लॉग ऑफ x अपॉन a प्लस बी एक्स। तो आपको अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, log x अपॉन log ऑफ x अपॉन a प्लस बी एक्स को हम यहाँ पे log x माइनस log ऑफ a प्लस बी एक्स भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हमें जो प्रूव करना है वो आ जाएगा।
तो फाइनली हमारे पास x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू, या इसको आप y2 भी बोल सकते हैं, y डबल डैश भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू a अपॉन a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो चलिए अब सेक्शन डी की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 32। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 5 मार्क्स का है और यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से पहला क्वेश्चन आया है। आपको कर्व की और लाइन की इक्वेशन गिवन है और आपको एरिया ऑफ रीजन बताना है यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली वहां से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमें 2 पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, 0,1 और 1,2 पे। तो अगर आप इस फिगर को नोटिस करिए, 0 से 1 तक हमें कर्व मिल रहा है, कर्व के नीचे का सेक्शन मिल रहा है, और फिर 1 से 2 तक, 1 से लेके 2 तक हमें यहाँ पे लाइन के नीचे का सेक्शन मिल रहा है। यहाँ पे x की वैल्यूज की बात कर रहे हैं 0 से 1, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। तो 0 से 1 तक कर्व और 1 से 2 तक हमें लाइन को इंटीग्रेट करना है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है हमें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे हम x के फॉर्मेट में लिख देंगे दोनों साइड, तो हमें एरिया मिल जाएगा 23/6 स्क्वायर यूनिट्स। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन है। लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड r बी द रिलेशन ऑन n क्रॉस n डिफाइंड बाय a, b रिलेटेड टू c, d इफ ad इज इक्वल टू bc। अगर ad बराबर है bc के तो हमारा ये रिलेशन है। फॉर ऑल a, b एंड c, d बिलोंग्स टू n क्रॉस n। यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात हो रही है, एलिमेंट्स की, सिंगल एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार फिर से। a, b रिलेटेड टू c, d जब ad इज इक्वल टू bc है। ऑलराइट, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए, इस जगह पे भी a, b होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, लेट a, b बिलोंग्स टू n क्रॉस n। मान ले रहे हैं कि a, b हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर है वो n क्रॉस n से आ रहा है, जहाँ पे a और b दोनों नेचुरल नंबर है। तो इस केस के हिसाब से देखिए, जहां पे c, d है, अगर हम वहां पे a, b रखें तो क्या हो जाएगा, इस जगह पे अगर हम c, d को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और a, b रखें, तो a का रिलेशन d से है, तो इस केस में a का रिलेशन b से हो जाएगा, यानी a, b। और फिर उसके बाद b, c, तो इस केस में b तो b है और c की जगह अब हमने a ले लिया, तो क्या हो जाएगा b, a। और आपको पता है मल्टीप्लिकेशन हमेशा कम्यूटेटिव होता है। अगर ए बी बराबर है बी ए के तो हमारा ये रिलेशन हो जाएगा, बल्कि ये वाला ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। यानी जहां पे सी कॉमा डी था वहां पे भी ए कॉमा बी अगर है तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो इस केस में क्योंकि ए बी बराबर होता है बी ए के, तो उससे हम ये रिलेशन फॉर्म कर लेंगे अपनी डेफिनेशन के हिसाब से। तो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया। तो चलिए अब सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक का मतलब a, b रिलेटेड टू c, d अगर है तो हमारे पास c, d का रिलेशन a, b से भी होना चाहिए। तो इस केस में क्योंकि एलिमेंट्स में आपको पता है अगर 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए, पर यहाँ पे एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात हो रही। तो इस केस में क्या होगा, तो सबसे पहले डेफिनेशन के हिसाब से अगर a, b रिलेटेड टू c, d है तो ये हो जाएगा, डेफिनेशन में ही गिवन है ad इज इक्वल टू bc। अब आप क्या करेंगे, BC और AD को यानी LHS और RHS को एक दूसरे से एकदम शिफ्ट कर लेंगे, जहां पे LHS है वहां RHS आ जाएगा। तो BC इज इक्वल टू AD, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर हम BC को CB लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, और AD को DA लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से अब हमें यहाँ पे अगर रिलेशन बनाना है तो ओरिजिनल रिलेशन क्या था हमारा, AD इज इक्वल टू BC। अगर ऐसा कुछ है तो अगर हमें चाहिए c, d रिलेटेड टू a, b, तब क्या होगा, ये ध्यान से देखिएगा स्टेप। AD था तो इस केस में CB हो जाएगा, और इज इक्वल टू BC था तो इस केस में B और C की जगह D और A हो जाएंगे। क्या ऐसा हमारा रिलेशन बन के आ रहा है? इस केस में देखिए CB इज इक्वल टू DA, ये बन के आ रहा है। इसका मतलब हमारा रिलेशन C, D, इसका मतलब हमारा रिलेशन जो है C, D रिलेटेड टू A, B होगा ही होगा। तो इसके लिए सिमेट्री के लिए एक आसान ट्रिक है। सबसे पहले तो आप डेफिनेशन जो गिवन है वो लिख लीजिए, AD इज इक्वल टू BC, ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। उसके बाद LHS और RHS की पोजीशंस को आप स्वैप कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने पहले स्वैप कर लिया सेकंड स्टेप में, और थर्ड स्टेप में आपको जो एलिमेंट्स हैं उनकी भी पोजीशन को स्वैप कर लेना है।
यानी बी सी की जगह सी बी लिख दीजिए और ए डी की जगह डी ए। तो आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ से रिलेशन बना लेंगे, सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी, देयरफॉर इट इज सिमेट्री। और ट्रांजिटिव काफी इजी होता है। ट्रांजिटिव में देखिए अगर ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी है और हम मान ले रहे हैं यहाँ पे इसको भी अज्यूम कर रहे हैं सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, तो यहाँ पे आपको ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा और इस केस में सी एफ इज इक्वल टू डी ई हो जाएगा। अब अगर हम दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, LHS को LHS में और RHS को RHS में, तो हमारे पास बचेगा AF इज इक्वल टू BE। तो AF इज इक्वल टू BE का मतलब है A कॉमा B रिलेटेड टू E कॉमा F है। तो यानी हमारे पास ट्रांजिटिव का केस भी यहाँ पे प्रूव हो रहा है, दैट मीन्स ये इक्विवेलेंस है। तो क्वेश्चन 33 में जो ऑप्शनल पार्ट है, शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू x इज लेस देन 1 and greater than -1 defined by fx is equal to x upon 1 plus mod x is 1 1 and on 2। तो यहाँ पे आपको इसको बाइजेक्टिव प्रूव करना है इस फंक्शन को। तो x upon 1 plus mod x है क्योंकि, तो यहाँ पे लिमिट्स भी ब्रेक होंगी। अगर ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा x की वैल्यू, तो ये x upon 1 plus x ही रहेगा। अगर लेस देन 0 है तो x upon 1 minus x। तो हम यहाँ पे दोनों केसेस देखेंगे और दोनों के लिए हम 1 1 भी निकालेंगे, ऑन टू भी। पहला केस हमारा fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x है, इसके लिए 1 1 और ऑन टू हम प्रूव करेंगे। और फिर दूसरे में जब लेस देन 0 है तो यहाँ पे x अपॉन 1 माइनस x, इसको भी 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है। क्वेश्चन 34 देखते हैं, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपको 3 इक्वेशन गिवन है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में गिवन है तो 1 अपॉन x, 1 अपॉन y और 1 अपॉन z को u मान लेंगे। उसके बाद हमारी मैट्रिक्स जो बन के आ जाएगी, ax इज इक्वल टू b के फॉर्मेट में हमें x बताना है, u v और w, u v w आ जाएगा। तो उसके बाद हम x y z निकाल लेंगे, उसी का रेसिप्रोकल होगा। तो इस स्टेप में आपको खास बात यहाँ पे ध्यान देनी है, एडजॉइंट ऑफ a सही होना चाहिए और डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट इस केस में 1200 आ रहा है और जहाँ पे एडजॉइंट हमें निकालना है तो हम सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स अपनी निकालेंगे इसी मैट्रिक्स के थ्रू और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो फाइनली यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए करके यहाँ पे ए इनवर्स हमारा आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ जाएंगी 2, 3 एंड 5। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सेक्शन ई की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 36, 37 एंड 38। तो 36 में हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है, पहला पार्ट, तो क्वेश्चन 36 हमारा है, इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉइज जयंत, सोनिया एंड ओलिवर प्रोसेस इनकमिंग कॉपीज ऑफ अ सर्टेन फॉर्म। जयंत प्रोसेसेस 50%, सोनिया 20 एंड ओलिवर remaining 30% of the form. Jayant has an error rate of 0.06 and Sonia 0.04. Oliver has an error rate of 0.03. Based on the above information, answer the following question. तो पहला पार्ट हमारे पास, find the probability that Sonia processed the form and committed an error. तो सोनिया ने प्रोसेस किया फॉर्म को, उसकी प्रोबेबिलिटी है 20/100 यानी 1/5 और एरर करने का रेट है 0.04। तो हम 0.04 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पहला आंसर अपना मिल जाएगा। ऑलराइट, दूसरा पार्ट देखते हैं इसमें, फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर। तो यहाँ पे आपको टोटल प्रोबेबिलिटी वाला थ्योरम लगाना है। तो इस केस में सबसे पहले हम यहाँ पे इवेंट्स अपने डिफाइन कर ले रहे हैं। जयंत ने प्रोसेस किया है E1, सोनिया ने E2 और E3 है ओलिवर का, और एरर कमिट करने के लिए हमने इवेंट E मान लिया है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे यूज करेंगे, सारी वैल्यूज आपको ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.047। थर्ड पार्ट इसका है, द मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट्स टू डू अ क्वालिटी चेक। ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ही सेलेक्ट्स अ फॉर्म एट रैंडम फ्रॉम द डेज आउटपुट ऑफ द प्रोसेस्ड फॉर्म। इफ द फॉर्म सेलेक्टेड एट रैंडम हैज एन एरर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फॉर्म इज नॉट प्रोसेस्ड बाय जयंत। तो सबसे पहले अगर हम ये निकालें कि जयंत ने प्रोसेस किया फॉर्म को, तो वो हम यूज करेंगे। तो अगर हमें ये निकालना है कि जयंत ने प्रोसेस किया फॉर्म को, उसके लिए हमें बेस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो इस केस में हम अगर बेस थ्योरम लगाएंगे, इवेंट E1 हमारा है कि जयंत ने प्रोसेस किया है, पर हमें निकालना है कि उसने प्रोसेस नहीं किया है। तो हम सबसे पहले तो बेस थ्योरम से, तो यहाँ पे हम E1/E निकालेंगे, जो कि है कि जयंत ने प्रोसेस किया फॉर्म को। हमारे पास बेस थ्योरम से आ जाएगा 30/47।
क्योंकि अब यहाँ पे हमें बताना है कि प्रोसेस नहीं किया है, इसलिए हम 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास 17/47 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी दैट जयंत हैज नॉट प्रोसेस्ड द फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 37, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। टीम ए बी। तो क्वेश्चन 37 हमारा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। टीम ए बी सी वेंट फॉर प्लेइंग अ टग ऑफ वॉर गेम। Team A, B, C have attached a rope to a metal ring and is trying to pull the ring into their own area. टीम A का फोर्स गिवन है, टीम B का गिवन है वेक्टर के फॉर्मेट में, और टीम C का गिवन है। डायग्राम भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, B एक साइड है और A और C दूसरी तरफ। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ टीम A। टीम A का आपका वेक्टर दिख रहा है 6i कैप प्लस 0j कैप। इसको अगर हम मॉड करेंगे यानी √6² प्लस 0, तो हमें मिल जाएगा 6 किलो न्यूटन। तो हमें यहाँ पे पहला पार्ट मिल गया, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ टीम ए, 6 किलो न्यूटन। तो सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछा है विच टीम विल विन द गेम। तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए तो सेम इनिशियल पॉइंट है और वेक्टर्स हमारे अनलाइक है। तो यहाँ पे अगर हम F1, F2 और F3 डिफाइन कर दे रहे हैं A, B और C के लिए फोर्स को, तो F1 हमारा ऑलरेडी आ चुका है, F2 और F3 भी हम इसको मॉड करके निकाल लेंगे। तो F2 इस केस में आ रहा है √32 और F3 आ रहा है 3√2। ये है √32 और इसकी वैल्यू है √18 या फिर 3√2। तो हमें क्योंकि बताना है कौन सी टीम गेम जीतेगी, तो आप देख रहे हैं B बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम A और C को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा है A और C का 3√2 और B का अकेले का फोर्स है 4√2, यानी √32 जो है उसको हम 4√2 भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि B का फोर्स ज्यादा लग रहा है A और C का ऐड करने के बाद भी B का फोर्स ज्यादा लग रहा है, इसलिए B गेम जीत जाएगा। तो थर्ड पार्ट है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द टीम्स। तो यानी तीनों के फोर्स को हमें ऐड करना है, रिजल्टेंट फोर्स बताना है और उसका मैग्नीट्यूड बताना है, यानी उसका मॉड में वैल्यू बतानी। मॉड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने पहले तीनों को ऐड किया, फिर उसका मॉड निकालेंगे। लेट F बी इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। तो मॉड ऑफ F इस केस में आ जाएगा √2 किलो न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे I का कोफिशिएंट जो है वो -1 है, -1 का स्क्वायर प्लस J का कोफिशिएंट है 1। तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा √2 किलो न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स हमारा मैग्नीट्यूड। तो सेम इसी क्वेश्चन में हमें थर्ड पार्ट का एक ऑप्शनल क्वेश्चन गिवन है, इन व्हाट डायरेक्शन इज द रिंग गेटिंग पुल्ड। किस डायरेक्शन में रिंग को पुल्ड किया जा रहा है, यानी हमें थीटा बताना है। तो इस केस में आ रहा है 3π/4 थीटा की वैल्यू। एंगल मेड बाय रिजल्टेंट फोर्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एंगल हमारा 3π/4 है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो चलिए देखते हैं केस स्टडी 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 38। रीड द फॉलोइंग पैसेज and answer the question given below. The relation between the height of plant by centimeter with respect to its exposure to the sunlight is governed by the following equation. y यहाँ पे height है plant की, where x is the number of days exposed to the sunlight for x less than equal to 3, यानी 3 या 3 दिन से कम के लिए है। हमें पहले पार्ट में बताना है find the rate of growth of plant with respect to the number of days exposed to the sunlight. तो y इज इक्वल टू 4x माइनस 1, y इज इक्वल टू 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर गिवन है। तो हमें यहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ बतानी है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ डेज यानी x, यानी dy/dx बतानी है। फिर अगला पार्ट हमारा डज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट इंक्रीज और डिक्रीज इन द फर्स्ट 3 days। तो अभी हमने dy/dx निकाला है, अब हमें बताना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इस केस में जब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे अपने फंक्शन को, dy/dx इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 मिलेगा, क्योंकि लेस देन 0 है तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगा इस केस में, यानी यहाँ पे सेकेंड पार्ट में डिक्रीजिंग है। और उसके बाद है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 2 days, यानी y इज इक्वल टू 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर है। तो आपको आफ्टर 2 days का बताना है, तो x की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो हमें y यानी प्लांट की हाइट मिल जाएगी।
तो सिंपल था ये वाला पार्ट भी, y की वैल्यू 6 आ रही है। ऑलराइट, तो हमारा यहाँ पे सेक्शन बी सी डी एंड ई कवर हो चुका है। सेक्शन ए ऑलरेडी हमारा पिछली वीडियो में कवर हो चुका था। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।